You are watching Unbound India. नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद कश्यप और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल अनबाउंड इंडिया में। आज हम एक बहुत ही खास विषय के ऊपर चर्चा करेंगे, खास व्यक्ति के साथ। उसका अपना एक एक्सपीरियंस है, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, जिसके की हम बात करेंगे। ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन यानी कि हमारे इस जन्म से पीछे की जो बातें होती हैं, जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में भी रहती है, बहुत सारी चीजें, एक्सपीरियंसेस होते हैं बहुत सारे लोगों को, उसके बारे में उसका विज्ञान क्या है। इसके अलावा और भी हम अपने जीवन को कैसे बेहतर बना सकते हैं, कौन से वो तरीके हैं जिससे कि हम ये समझ सकते हैं कि हमारे साथ दिक्कत परेशानियां किस तरीके की हैं, उनको कैसे दूर किया जाए और अपनी लाइफ को कैसे बेटर बनाया जाए। तो आपसे मुलाकात कराता हूँ। आप है प्रियंका गुप्ता और आप दिल्ली में रहती हैं, पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक्सपर्ट हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे इंट्रोडक्शन के लायक जो है सब्जेक्ट और आपके समझने के लिए, आपके जानने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी वो चीज़ें हैं। तो प्रियंका जी, हमारे दर्शकों को सबसे पहले आप ये बताइए कि आपका इंट्रोडक्शन क्या है, कहाँ से आप आते हैं, और जो एक छोटी सी बात होती है ना, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। मेरा नाम डॉक्टर प्रियंका गुप्ता है और मैं एक नेचुरोपैथ डॉक्टर हूँ। मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ एंड क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट की ट्रेनर हूँ एंड साथ में पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट हूँ एंड EH कंपाउंड हर्बल में मैंने MD भी किया है एंड आई एम अ लाइसेंस्ड एक्यूपंक्चरिस्ट। तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन है। मैं दिल्ली से हूँ और पली बड़ी यही हूँ, दिल्ली से ही, पूरी तरीके से दिल्ली वाली पूरी दिल्ली वाली हूँ। ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं और प्रश्नों का एक सिलसिला है, उस पे हम आपसे जानना चाहेंगे और दर्शकों से भी मैं अपील करूंगा कि आप इस चर्चा को बड़े ध्यान से देखिए, क्योंकि समय निकाल कर देखिए। सबसे पहले तो ये है, क्योंकि ये वो चीजें हैं जो हमारी लाइफ से सीधे तौर पर जुड़ी हुई हैं। इसको जितना पेशेंटली आप सुनेंगे और देखेंगे, उतना ही उसका आपको लाभ मिलेगा। तो चैनल के साथ बने रहिए, स्टोरी के साथ बने रहिए और हम आगे आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये जो पूरी विधा है PLR की, ये आप इसके साथ कैसे जुड़ी, इसका मतलब क्या है, मतलब आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या कहती है, पहले तो हमें हमारे दर्शकों को ये बता दीजिए। डेफिनेटली। तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी एक प्रकार की थेरेपी है जब बहुत सारी कठिनाइयाँ हो रही हैं जीवन में, या ऐसी कोई चीज़ है जो कि बिल्कुल ही लाइफ को एक स्टक कर दिया। तो उस समय जब हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी करते हैं, पीछे ले जाते हैं उस पल में, उस लाइफ को देखते हैं, समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं और उससे लर्निंग लेते हैं, विजडम लेते हैं, तो पता चलता है कि क्यों ऐसा घटित हुआ, कैसे घटित हुआ, कब घटित हुआ और क्या क्या परिणाम निकले उस चीज के, और मैंने उस समय क्या अपने लिए डिसीजन लिया। यहाँ पर ये जो सिम्टम्स होते हैं परेशानियों के, वो इम्पोर्टेंट होते हैं, कैसे पहचाना जाए? तो हमारे लाइफ में कॉन्शियसली, हमारे लाइफ में अगर फिजिकल हमें कोई एलिमेंट हो गया है, मान लीजिए कोई ऐसी गंभीर बीमारी हो गई है जो कि जानलेवा है, या ऐसी चीज घटित हो रही है एक पैटर्न के रूप में कि जब भी शादी होने लगती है, रोका हो गया, तैयारियां शुरू हो गई और लड़के ने या लड़की ने बैकआउट कर दिया लास्ट मिनट में, और ये एक बार नहीं हो रहा है, बहुत बार बार घटित होता जा रहा है। या फिर कोई पढ़ाई में मैं सब कुछ अच्छे से पढ़ लिया, सब कुछ कर लिया, लास्ट मिनट में एग्जाम देने ही नहीं गई। कोई एलिमेंट भी होता है जैसे बीमारी? बिल्कुल, बीमारियां, कैंसर हो गया, एड्स हो गया, आपके और भी ऑटो इम्यून डिजीजेस स्पेशली देखा जाए, और फोबियाज मेनली सब पास्ट लाइफ से ही आती हैं। जैसे कभी पिछले जन्म में डूब गए हो पानी में, तो इस एज में, इस लाइफ में आकर आपको रेस्पिरेटरी इश्यूज हो गए हैं, ब्रोंकाइटिस हो गया, अस्थमा हो गया है, या किसी भी प्रकार की सांस लेने की जानलेवा आपको तकलीफ है जो कि शुरू से ही है। एंड जैसे डायबिटीज हो गया, डायबिटीज तो एक प्रकार का डायबिटीज ये भी होता है जो बचपन से बच्चों को लेकर आते हैं, तो वो भी एक इंडिकेशन है कि कुछ पास्ट लाइव्स, अच्छा, कुछ सारी भी हो सकती हैं, एक भी हो सकती है, उनका जो प्रभाव है इस जीवन में
पूरी तरीके से उन्होंने ही पूरा अच्छे से कंट्रोल किया हुआ है ये लाइफ। अच्छा, इसमें कुछ परेशानी ऐसे भी होती हैं जो विजिबल होती हैं, जैसा भी आपने जिनका, और बहुत सी परेशानी ऐसी भी होती है जो इनविजिबल होती हैं, लेकिन आपको लगातार घेरे होती हैं और आप इतना ट्रॉमेटाइज हो जाते हैं कि आपको ये समझ में नहीं आता है कि ये मेरे साथ हो क्या रहा है। ये क्या कौन सी चीजें होती हैं? देखिए, जिस प्रकार के फोबियाज हो गए, जैसे एक छिपकली से बहुत लोग डरते हैं, वो तो नेचुरल है, इसमें क्या है। पर अगर छिपकली किचन में है और आप बेडरूम में हो और आपको उसका आभास हो गया है, और आपका हाथ पांव थर थर कांप रहे हैं डर से, तो वो एक इस प्रकार का फोबिया है जिसका मुझे नहीं पता कि वो फोबिया आ कहां से रहा है, वो डर कहां से आ रहा है, और वो इतना प्रभावहीन है कि मेरी दिनचर्या पे भी वो प्रभाव डाल रहा है। मैं किचन में जाऊंगी ही नहीं। छिपकली के अलावा कोई और एग्जांपल? स्पाइडर्स का हो गया, पानी का हो गया, एग्रोफोबियाज हो गए, आप क्लोज्ड स्पेसेस का हो गया, कोई लोग खून देख के ही डर जाते, फेंट हो जाते हैं, ये सब फोबियाज में आता है। इंटरेस्टिंग। आगे और भी ऐसे ही इंटरेस्टिंग पॉइंट्स आपको देखने को मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं कि ये जो पास्ट लाइफ है, इसमें जैसे आपने ये बताया कि आपने अपना भी पास्ट लाइफ कराया है, बड़ा इंटरेस्टिंग जो है उसमें आउटकम निकल कर आया है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो आपका अपना पास्ट लाइफ या किसी दूसरों का जो पास्ट लाइफ है, उसको जानने की, उसको समझने की, ये जो एक प्रेरणा होती है ना, कि एक ट्रिगर होता है कि आप इसी को करना है, तो पास्ट लाइफ और ये जो तमाम जो सब्जेक्ट है इसके अंदर जाना है, ये कहाँ से आया है? क्या आपने बचपन से ही सोचा था कि आप पास्ट लाइफ एक्सपर्ट बनेंगे? नहीं, मुझे पास्ट लाइफ के बारे में एक्चुअली कुछ नहीं पता था। मैं नेचुरोपैथ डॉक्टर हूँ, तो हम हॉस्पिटल में काम कर रहे थे, और वहाँ पे मेरी ही एक कुलीग, उन्होंने पास्ट लाइफ रिग्रेशन का कोर्स किया था उस समय। तो उन्होंने बस ऐसे ही, क्योंकि छुट्टियां थी, दिवाली पे ज्यादा लोग नहीं आ रहे थे, तो छुट्टी थी, खाली ही था, तो हम लोगों के पास टाइम था, तो उन्होंने कहा कि आप एक्सपीरियंस करना चाहेंगे। मैंने बोला ये पास्ट लाइफ बोला होती क्या है, चलो देख लेते हैं, एक्साइटमेंट तो हो रही है कि भाई कुछ पीछे से कुछ देखना है। तो उन्होंने क्या किया, मेरी एक और कुलीग थी, उनको भी तैयार किया, और हम दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के आंखों में आंखें डालकर एक दूसरे को देखते रहे। जब हम एक दूसरे को देखते रहे, सडनली उन्होंने कहा आंखें झपकानी भी नहीं है आपने, एंड आप बस देखते रहिए। हम देखते रहे, एंड आई एंटर्ड हर पास्ट लाइफ। ये तो बचपन में अक्सर हम खेल खेल में करते हैं। हाँ, तो मैं उनके पास्ट लाइफ में, मुझे नहीं पता था कि मैं उनके पास्ट लाइफ में एंटर कर रही हूँ, अनइंटेंशनली, एक्सीडेंटली। और मैं ये देखती हूँ कि वो एक बहुत ही खूबसूरत येलो कलर की शरारा में है, और नई नवेली दुल्हन के रूप में किचन में है, और वो उस टाइम पे पहले जमाने में नीचे होता था, तो वो नीचे बैठ के कुछ फूक रही हैं और कर रही हैं, एंड सडनली एक आदमी आता है और वो उनको जोर से धक्का देता है, और उनका सिर उस पत्थर की स्लैब से नीचे जमीन पे वो लग जाता है, एंड वो ऑन द स्पॉट मर जाती हैं। तो जब मैंने ये सीन देखा तो मेरे आंखों में से आंसू आने शुरू हो गए, और मैं डर गई और इतना घबरा गई कि मैं जोर से चीखने लग गई। तो सारे हॉस्पिटल के जितने भी वर्कर्स थे सब दौड़ के आए कि ऐसा क्या हो गया। और मैं भी उससे बहुत ज्यादा अचंभित थी कि अरे ये क्या हो गया। और पानी वानी पिला के जब मुझे नॉर्मल किया उन्होंने, तो मैंने कहा अब तो मैं घर जा रही हूँ, मुझसे और रुका नहीं जाएगा। अगले दिन सुबह जब मैं आई वापस ड्यूटी पे, तो जिन कुलीग का मैंने देखा था पास्ट लाइफ, तो उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया। उन्होंने कहा कि एक बार आ जाओ, क्योंकि मैं डर रही थी उनसे भी। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैंने हो सकता है मेरा ख्याल हो, मुझे विश्वास नहीं हो रहा था, इल्यूजन टाइप का। हाँ, तो मैंने उनको कहा कि अच्छा, उन्होंने कहा कि अच्छा तुम ना अपना हाथ दो, मैं फेरना चाहती हूँ। उन्होंने ऐसे करके फेरा, और वो एक गड्ढा आया, और ऐसे उनके सिर पे, कहते ये मेरे साथ बचपन से है, जब से मैं पैदा हुई हूँ ये गड्ढा मेरे स्कैल्प में है। एंड देन आई रियलाइज, अरे ये तो सच्ची में मैंने उनकी पास्ट लाइफ देखी है, ये तो सच्ची में प्रमाणित हो गया कि ये मेरा ख्याल नहीं है, जिस चीज से मैं डर रही थी। तो एक विश्वास बन गया कि अच्छा ये काम करता है और ये चीज है, पर किस रूप में काम करेगा, क्या महत्व है उसका, क्योंकि मैं तो ट्रॉमा में चली गई थी।
मेरे लिए तो वो शौक था। वही एक ट्रिगर पॉइंट था, मतलब ये उसके बाद उत्सुकता बढ़ती गई। मैं चाहती थी कि अब मेरे को भी सीखना है ये तो बहुत ही कमाल की चीज है। तो मैंने कहा मुझे एक और बार एक्सपीरियंस दे दो। तो उन्होंने फिर मुझे ट्रांस में ले जाके वो ले गए और उन्होंने कहा कि अपना पास्ट लाइफ देखो। तो मैं पास्ट लाइफ गई और मैंने अपने आप को एज अ सेंट देखा। आपके गुरु कौन थे? मेरे गुरु युवराज कपाडिया जी हैं। अच्छा। उन्होंने ही मुझे मतलब उनसे मिलने के बाद, इस लाइन में आने के बाद मेरे जिंदगी में इतना चेंज आया है, बता नहीं सकते, लफ्ज नहीं है मेरे पास। नहीं, वो तो बताना पड़ेगा क्योंकि हमारे दर्शक वही सुनना चाहते हैं। तो डॉक्टर युवराज कपाडिया हैं मेरे मेंटर हैं और हम लोगों ने क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी का पूरा कोर्स किया। 5 लेवल्स हैं इस कोर्स के। अच्छा। तो लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 एंड लेवल 5, 5 लेवल्स दुबई से किया मैंने। अच्छा, आपने दुबई से किया? मैंने दुबई से किया था क्योंकि उस समय मैं दुबई में थी। और हर एक लेवल के साथ एक मैच्योरिटी लेवल बढ़ती गई। और जब उनसे मुलाकात हुई, जो उन्होंने हमको ज्ञान दिया, जो एक्सपीरियंसेस दिए, क्योंकि इसमें सिर्फ पास्ट लाइफ रिग्रेशन नहीं है, ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक छोटा सा पार्ट है रिग्रेशन का। इसमें इनर चाइल्ड वर्क है, एंटिटी वर्क है, इसमें आपके ओथ, वाउस, कर्सेस कैसे हटाना है, ये सब चीजें, एज रिग्रेशन है, सब कुछ सीखते हैं। एंटिटी का मतलब? एंटिटी मतलब जादू टोना। जादू टोना, और साथ में जो स्पिरिट्स इफेक्ट करती हैं, नेगेटिव ऊर्जाएं जो इफेक्ट करती हैं, उनसे भी कैसे बचना है, उनसे काम कैसे करना है, वो भी हमें सिखाया जाता है। बहुत बढ़िया। लेकिन हमारे दर्शकों को एक बात बता दीजिए कि दुबई ऐसी जगह है जहां पर ये कॉन्सेप्चुअल जो है ना, वो उससे डिफर करते हैं वो लोग वहां पर, है ना, जो अरब का जो एक कॉन्सेप्ट है। तो कितना जी, ये जो पास्ट लाइफ है, पास्ट लाइफ का जो कॉन्सेप्ट है, क्रिश्चियंस में और मुस्लिम्स में नहीं मानते। बट पूर्वजों को मानते हैं, एंसेस्टर्स को मानते हैं, और हम सबकी जो नींव है वो एंसेस्टर्स के साथ जुड़ी हुई है। एंड जब एंसेस्टर्स होते हैं और उनसे जब हम जुड़ते हैं, तो उनसे कनेक्टेड उस समय हमारी जो ऊर्जा होती है, हमारी जो प्रेजेंस है, वो भी बहुत एक्टिव होती है। तो देयर आर मेनी डायमेंशंस टू इट। यहाँ तक कि जब हमारी सोल एग्जिट करती है, तो हम एक बोलते हैं परम पिता परमेश्वर से मिलते हैं, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस के साथ मिलते हैं, तो हमारा अंग चला गया। परंतु जो हमारे मन के विचारधाराएं हैं, हमारे इमोशंस हैं, हमारी दर्दें हैं, हमारी तकलीफें हैं, वो सब बाड़ों के नीचे वहीं थम जाती हैं और प्योर फॉर्म ट्रैवल कर जाता है, क्योंकि वो लाइट है एंड वो परम पिता से मिल जाता है। और जब वो मिल जाता है, तो उसके जो जब हम डिसाइड करते हैं एज अ सोल, हमें वापस एक एक्सपीरियंस लेना है और हमें क्या सीखना है, तो हम जब आते हैं तो उस लेवल पे यही कनेक्शंस जो है वापस हमसे जुड़ जाते हैं, इन फॉर्म ऑफ मेमोरीज, इन फॉर्म ऑफ इमोशंस, थॉट्स एंड पेन्स which travel with us in our life, ताकि हम अपनी लर्निंग जो है वो आगे बढ़ा सके, आगे को गाड़ी को चला सके प्रेजेंट लाइफ नई गाड़ी के साथ, नए वस्त्रों के साथ। बिल्कुल। तो ये जो यूनिवर्स है, ये जो परमपिता है, इसको देखने का तरीका मतलब कैसे है कि हम उसको ऐसे करके देखना पसंद करते हैं या ऐसे करके देखना चाहिए, कैसे? सो एट सम लेवल जब हम क्रॉस कर जाते हैं, तो वहां कोई इमोशंस नहीं है, वहां कोई थॉट्स नहीं है, वहां सिर्फ एक वननेस है। तो वननेस है, और वननेस के रूप में एक ब्रॉड व्यू हो जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप छत पे चले गए और नीचे आप पार्क को देख रहे हैं, तो जब आप नीचे ग्राउंड फ्लोर से पार्क की तरफ देख रहे हैं, आप देख रहे हैं 3-4 बच्चे ऐसे ही मस्ती कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। पर जब आप ऊपर छत पे चढ़े गए, तो आपको एक ब्रॉडर व्यू हो गया कि अरे पेड़ के पीछे एक और बच्चा छुपा है जो चूटी काट के छुप जाता है, और यहाँ पे पूरा जो भी प्रक्रिया चल रही है बच्चों के बीच में, वो एक खेल के रूप में, लड़ाई के रूप में कब बदल गई और कैसे बदल गई और क्यों बदल गई, उस सबका पूरा आपको एक बर्ड्स आई व्यू मिल गया, एक ब्रॉडर व्यू मिल गया।
एंड लर्निंग भी मिल गई कि ये एक्सपीरियंस हो रहा है तो क्यों हो रहा है और कब हो रहा है। तो इसी प्रकार से इवन इन पास्ट लाइफ हम लोग बहुत बार बर्ड्स आई व्यू में जाते हैं और फिर क्लोजली भी उसको एक्सपीरियंस करते हैं थ्रू आवर बॉडीज। ओके, ठीक है। तो एक एक्सपर्ट होने के नाते अब आप यहाँ पर एक्सपर्ट हो गई हैं और उसमें हम हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे कि उस केस के बारे में बताइए जिसने आपके ऊपर सबसे ज्यादा प्रभाव डाला या जिसने आपको एक चैलेंज भी दिया हो कि इसको कैसे किया जाए। इन टर्म्स ऑफ अ क्लाइंट? यस। तो ऐसे तो बहुत सारे सेशंस हैं, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं और मेरा जो पहला एक्सपीरियंस रहा पास्ट लाइफ रिग्रेशन का, पहली बार जब मैं करने जा रही थी तो मैं बहुत घबरा रही थी कि यार ये कैसे करूंगी मैं। खुद का तो एक्सपीरियंस कर लिया पर दूसरों का करना कैसे लेकर जाऊंगी मैं पास्ट लाइफ में। और बहुत ही कंफर्टेबली एक मलाई के माफिक वो क्लाइंट चले गए, क्योंकि जब आप शुरू करते हैं इस जर्नी को तो आपको उतना ही एक्सपीरियंस मिलता है जितना आप उसको हैंडल कर सकते हो। मतलब ये गिव एंड टेक वाला जो, इट्स अ गिव एंड टेक। एंड मेरे जो पहले जो क्लाइंट्स थे उनको बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, उनका बैलेंस नहीं था, उनकी रीढ़ की हड्डी ट्विस्ट हो गई थी। अच्छा, शिफ्ट हो गई थी और रीढ़ की हड्डी शिफ्ट होने के कारण वो सीधा लेट भी नहीं पाते थे, उनकी ऐसी सिचुएशन थी। एंड रातों को उनकी नींद चली गई थी, वो सो नहीं पाते थे, रात भर नहीं सोते थे। तो सोने के ही कारण उन्होंने पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी के लिए वो आए थे, क्योंकि वो सो नहीं पाते थे। तो हमने उसमें ये पाया कि वो अपने पिछले जन्म में राइट्स का शिकार हुए थे और उस राइट्स में रीढ़ की हड्डी से इतना बड़ा सरिया उनके पीठ पे ऐसे डाल दिया गया था और ऐसे ट्विस्ट कर दिया गया था, आर पार हो गया था। एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट वो इस जीवन में उनकी पैदा ही वो ऐसे हुए। तो जब हमने उनको पास्ट में ले गए, पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया, उस सरिया को एक्सपीरियंस किया उन्होंने, बकायदा अपने रिग्रेशन के दौरान निकाला उसको, उस दर्द को महसूस किया जाता, दर्द को महसूस किया और उसको निकाला और जो फिर आराम उन्होंने पाया किसी तरीके से, जैसे ही हम उनको जर्नी में ले गए कि ऐसा एक्सपीरियंस उन्होंने किया तो क्यों किया। तो हम एक और फॉलो पास्ट लाइफ में गए पीछे, जिसमें हमने पाया कि उन्होंने ये कार्मिक डेप्थ था, क्योंकि उन्होंने भी कुछ जनों के साथ ऐसा ही दुर्व्यवहार किया था जिसको भोगने के लिए वो वापस पैदा हुए। अच्छा। और ऐसा एक्सपीरियंस उन्होंने लिया। तो पास्ट लाइफ और कर्म ये भी देख के चलना पड़ता है। बिल्कुल। तो इसी केस ने आपको काफी ज्यादा प्रभावित किया? बहुत ज्यादा, क्योंकि उसके बाद से वो कहते हैं कि मैं अब एक बच्चे की तरह सो सकता हूँ। मतलब वो उनको फील हुआ क्योंकि वो अकेले नहीं सो पाते थे। अच्छा। उनको अंधेरे से डर लगता था। वो दरवाजे बार बार चेक करते थे, बार बार पर्दा लगाते थे। जब सब कुछ ठीक होता था रेडियो साथ में चला के फिर सोते थे वो। तो ऐसे इस तरीके के ट्रॉमाटाइज जो लोग हैं वो तो दुनिया में भरे पड़े हुए हैं, जो आपको ढूंढ रहे होंगे या आप जिनको ढूंढ रही होंगे। ठीक है। तो मेरी एक प्रार्थना होती है हर रोज सुबह कि मैं एक अगर जरिया हूं तो जो भी जन है जिसको हील होना है वो मेरी स्पेस में अपने आप आएगा। तो जब आप व्यक्ति का पीएलआर कर देते हैं और सेशन कंप्लीट हो जाता है, उसके आफ्टर इफेक्ट्स भी हैं, तो इसमें ये जो क्लोजर की जो एक फीलिंग होती है ना, हीलिंग की जो फीलिंग होती है वो किस तरह से आती है कि वो सेटिस्फाई हो जाता है? देखिए, ऐसा होता है कि हमारे पास कोई थंब रूल नहीं है जैसे फिजिक्स में होता है। कभी कभी तो एक ही सेशन में बहुत आराम मिल जाता है, कभी कभी सब्सिक्वेंट सेशंस लेने पड़ते हैं
इनफैक्ट इवन पीएलआर के लिए कभी कभी हमें उनका पहले इस लाइफ का इनर चाइल्ड वर्क और बाकी चीजें करनी पड़ती हैं, उसके बाद हम पीएलआर में पहुंचते हैं। और कभी कभी जब हम हायर सेल्फ से टॉक करते हैं तो हम पूछते हैं उसमें कि कितने पास्ट लाइव्स लगेंगे इस चीज को ठीक होने में। मतलब तो जब हम ट्रांस में लेकर जाते हैं, रिग्रेशन करते हैं, तो उससे पहले हमारी एक थेरेपी होती है हायर सेल्फ थेरेपी। अच्छा, ये क्या होता है? उसमें हम अपने परमेश्वर से पूछते हैं, हायर सेल्फ से पूछते हैं, हमारे ही हायर सेल्फ से, जिसको पूरी जानकारी है हमारे जीवनों की। हाँ, सारा डेटा उनके पास पूरा डेटा है। तो हम पूछते हैं कि ये हमारी पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, तो ये हमारे को कितने पास्ट लाइव्स लगेंगे ठीक होने के लिए। आंसर मिलता है? बिल्कुल मिलता है। कैसे, मतलब संकेत होते हैं? संकेत होता है, रिग्रेशन में ही लेके गए हैं तो क्लाइंट खुद ही जब उस स्पेस में पहुंच जाते हैं तो खुद हमें बहुत सारे ऐसे आंसर्स मिल जाते हैं जो कि हम कॉन्शियसली अवेक स्टेट में नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमेशा ही अवेक है। हमारा कॉन्शियस माइंड जरूर सोता है और उठता है, पर हमारा सबकॉन्शियस माइंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमें जिंदा रखना। और उसकी जो जर्नी है वो कंटिन्यूटी में रहती है, मतलब वो तो कंटिन्यूटी में जाग रहा है ना कई। यस, दैट इज व्हाई जैसे ही हम बर्ड्स आई व्यू में चले जाते हैं, छत पे चले जाते हैं, और छत से जब हम नीचे देख रहे हैं तो हम बहुत कुछ, क्योंकि वहां पे टाइम का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, तो सारी लाइफ हम देख सकते हैं, पर वो ही टैप होगी जो कि हमारे इस परेशानी से कनेक्टेड है। तो फाइनल क्या कहते हैं, क्लोजिंग कैसे होती है? इतना ट्रॉमाटाइज आदमी, उसका पीएलआर आपने किया और पीएलआर करने के बाद उसकी जो फीलिंग है ना, कैसे आप डिफाइन करेंगे कि वो अब ठीक हो गया है? उसका कोई पैमाना है कुछ है? हमने जब पीएलआर किया उस समय हमने एक बीज डाला, और जैसे हम सॉइल में बीज डालते हैं, हमने बीज डाला, उसको नर्चर किया। अब थोड़े दिन में ऑटोमेटिकली, क्योंकि उनका वो प्रॉब्लम जो है रिजॉल्व हो गया, हमने मरहम पट्टी कर दी उस पे। जब हमने मरहम पट्टी कर दी तो अपने आप हीलिंग प्रोसेस शुरू हो गया। ग्रेजुअली जो एक्सपीरियंसेस मुझे इस लाइफ में मिलते थे, क्योंकि मेरा एंटेना बहुत तीव्र है। क्यों? एंटेना बता रहा है खतरा है, खतरा है, खतरा है, डेंजर है। सबकॉन्शियस माइंड हमको बचा के रखना चाहता है। तो क्या हो रहा है, एंटेना क्योंकि तेज है, वो वही एक्सपीरियंसेस पिकअप करता जा रहा है, क्योंकि वो नोन फोल्डर है उसके लिए, पेन का फोल्डर। पर जैसे ही हमने उस पेन के फोल्डर के ऊपर मरहम पट्टी कर दी, ऑटोमेटिकली क्या हुआ, वो एंटेना वीक हो गया। धीरे 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 लाइफ में वो एक्सपीरियंसेस आने बंद हो गए, कम हो गए, और फिर लास्ट में खत्म हो गए। तो कभी कभी तो इंस्टेंट फर्क पड़ जाता है, कभी कभी इट टेक्स टाइम फॉर इट टू हील, क्योंकि हमें नहीं पता है कितने लेयर्स हैं एक प्रॉब्लम में। क्या एक सब्सिक्वेंट एक और पास्ट लाइफ करनी है, या इंटर रिलेटेड कोई बच्चा है छोटा जो स्टक हो गया, हमारा ही छोटा स्वरूप जो किसी लाइफ में कोई सिमिलर एक्सपीरियंस ट्रॉमा के कारण स्टक हो गया। उम्र बढ़ गई है, लेकिन उम्र बढ़ गई है, पर अवचेतन मन में वो बच्चा स्टक है, तो उसको भी तो बाहर निकालना पड़ेगा। तो इसी कारण से पास्ट लाइफ रिग्रेशन स्टैंड अलोन इज अ वेरी गुड थेरेपी, बट एट द सेम टाइम और भी चीजें हो सकता है जरूरत पड़े। ओके, तो यहाँ हमारे दर्शक ये भी जानना चाहेंगे कि आमतौर पर पीएलआर जो है, पास्ट लाइफ रिग्रेशन जो थेरेपी जिसको आप कहते हैं, इसको जो है लोगों के बीच में तमाम तरीके की धारणाएं भी होती हैं, तो गलतफहमियां भी हैं इसके अंदर। तो वो गलतफहमियां क्या हैं, कैसे उसको दूर करते हैं? कैसे आप बताएंगे कि लोगों को लगता है कि ये सब जो है ना, पता नहीं क्या है, ये जादू टोना तो नहीं है, या कुछ बड़ा चढ़ा के ही बोल रहे हैं, ऐसा कहीं थोड़ी होता है। मैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन पढ़ाती भी हूँ, तो मेरे बहुत स्टूडेंट्स बोलते हैं कि मैम मेरे जो अंकल है ना, वो कह रहे हैं कि हमें ना बस पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक्सपीरियंस करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस हमें एक्सपीरियंस करना है मजे के लिए। तो आपने मजे के लिए उनको एक्सपीरियंस दे तो दिया, पर वो मोस्टली
ऐसी लाइफ में जाएंगे जहां पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रही थी, जिसका इम्पैक्ट अभी सरफेस पे नहीं आया है। तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन अगर हम ऐसे ही करा रहे हैं, ऐसे ही करा रहे हैं जस्ट फॉर फन सेक, ठीक है, करवाते हैं, एक्सपीरियंस लेते हैं, बट समटाइम्स अगर उस लाइफ को क्लोज नहीं किया गया प्रॉपरली थेरेपेटिक सेटअप में, उसके इम्पैक्ट्स रह जाते हैं हमारे करंट लाइफ में। अगर नहीं सरफेस हुए हैं तो वो सरफेस हो जाते हैं, एक ट्रिगर का रूप बना सकते हैं। इसलिए अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है लाइफ में, चाहे वो रिलेशनशिप का ही हो, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड हो, करियर से रिलेटेड हो, हेल्थ से रिलेटेड हो, या किसी प्रकार का फोबिया हो, या ऐसी कोई पैटर्न्स हैं जो चले आ रहे हैं, तो जरूर कराइए। इन सब बातों के अलावा भी कई बार ऐसा भी देखा गया है कि कुछ लोगों को विजन्स की प्रॉब्लम होती है। उनको बैठे बैठे या जब वो सो रहे होते हैं उनको कुछ विजन्स से आते हैं, कुछ पीछे के, कुछ अजीब सा, कुछ घटना घटी है, कुछ तो बड़ी ही पेनफुल होती है, खतरनाक होती है ना, आप चौंक जाते हैं। ये भी आपके पास्ट लाइफ का हिस्सा होते हैं? समटाइम्स, नॉट ऑलवेज। अच्छा। तो हमारे पास ड्रीम थेरेपी है जो हम करते हैं। अच्छा। एंड उन ड्रीम्स के थ्रू हम उनको उस पास्ट लाइफ में या उस मोमेंट में लेकर जाते हैं जहां पे एक्चुअली रूट कॉज है। तो एक ड्रीम थेरेपी के थ्रू बहुत सारी चीजें उनको अपने बारे में पता चल जाती हैं, जो कि उनके करंट लाइफ में भी, सिर्फ ड्रीम्स में नहीं, करंट लाइफ में भी इम्पैक्ट कर रहे हैं, जो कि उनके नोटिस में नहीं आया, अभी ड्रीम्स तक ही सहमत है। एंड इट्स वेरी हेल्पफुल एंड वेरी सेफ। इंटरेस्ट आ रहा है आप लोगों को? और अगर इंटरेस्ट आ रहा है, नई जानकारी आपको मिल रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब अभी इसी समय कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि किसको आप ये आइडेंटिफाई करती हैं, कैसे आइडेंटिफाई करती हैं कि इस व्यक्ति को पीएलआर की जरूरत है? क्या सबको पीएलआर की जरूरत होती है जो भी आपके पास आता है? और कैसे करती है, कैसे आइडेंटिफाई करती है? नॉट नेसेसरली, क्योंकि हमारे जो प्रॉब्लम्स हैं इस लाइफ में मोस्टली 99% हमारे पास्ट इस लाइफ के ट्रॉमा से जुड़े होते हैं, जिसको हम वो कभी कभी ये भी बोलते हैं इनर चाइल्ड वर्क, जिसमें हम छोटेपन में ऐसी चीजें हमारी लाइफ में घटित हुई जिनके बारे में हमें भी याद नहीं है, एट अ सबकॉन्शियस लेवल वो रिकॉर्ड हो गई हैं। क्योंकि जब बच्चा माँ के पेट में होता है, तब से लेके अभी तक की जो मेमोरीज हैं वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, मॉडर्न मेमोरी पार्ट में स्टोर्ड होती हैं। तो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट, नॉट नेसेसरली कि एक पास्ट लाइफ उससे कनेक्टेड है या नहीं है, बट जब हम इसको काम को करते हैं और तब भी क्लाइंट को नहीं मिल रहा है, वो कंफर्ट नहीं मिल रहा है वहां तक जितना हम सोच रहे हैं कि मिलना चाहिए, देन वी फील दैट वी वांट टू गो अहेड विद द पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी। कई बार ऐसा भी सुनने में आया है कि लोगों को बड़ी प्रॉब्लम होती है और अजीब सी उनकी सिचुएशन होती है, लेकिन जब वो आप जैसे एक्सपर्ट के पास आता है तो ये पता चलता है कि इसको पास्ट लाइफ की नहीं, इसको कुछ और प्रॉब्लम है। ऐसा भी होता है? बिल्कुल, बहुत बार ऐसा होता है कि एंटिटीज टेक ओवर। अच्छा, अब यहाँ पर सब्जेक्ट चेंज हो जाता है। बिल्कुल। हाँ। तो अगर एंटिटी वर्क करना है तो एंटिटी वर्क को पहले हम करेंगे, उसके बाद हम उससे रिलेटेड हुक को ढूंढेंगे कि एक्चुअल रीजन क्या है, और वो हुक जो है वो पास्ट लाइफ में भी हो सकता है। एंटिटी को ना थोड़ा सा हमारे दर्शकों को सिंप्लीफाई करके बता दीजिए कि क्या मतलब है आपके कहने का? तो ऐसा होता है नेगेटिव एनर्जी, जिसको हम भूत प्रेत कहते हैं, ये सब चीजें। हाँ जी, भूत प्रेत हो गया, नेगेटिव एनर्जीज हो गई। अब भूत प्रेत हो गया, या आप बोलते हैं ना नजर लग गई, नजर लग गई, तो ये नजर लगना या भूत प्रेत भी होना, ये भी तब प्रभावित करता है जब हमारा ऑरा ओपन हो जाता है। और ऑरा कब ओपन होता है? हमारा ऑरा विभिन्न प्रकार से होता है। जब हमने ऑपरेशन करा लिया, हम हॉस्पिटल में जा रहे हैं, हम इमोशनली सेटबैक में हैं, तो हम हमारा जो ऑरा है वो सॉफ्ट हो गया, उसमें क्रैक पड़ गया, एंड
नाउ सिमिलर एक्सपीरियंस के साथ जो भूत प्रेत हैं, जिनको मालूम भी नहीं है कि वो अब शरीर में नहीं है, वो पूरी तरह से ढंग से एग्जिट नहीं कर पाए हैं, वो इसी स्पेस में हैं, तो वो उनको एक घर मिल जाता है कि ये तो मेरा ही लग रहा है क्योंकि इमोशन सेम है। एंड वो एक छोटा बच्चा जो हमारा, जिसको तकलीफ हुई है, जो ट्रॉमा में है और वो उस इमोशन के साथ जुड़ा हुआ है, वो इजाजत देता है, आओ जी मेरे साथ जी लो। ओ, आप ही है कहने का मतलब। सारे कर्ताधार हम ही हैं। तो हमारे को आदत होती है कि हम ब्लेम करें कि इसके कारण हो गया, इसके कारण हो गया। अच्छा, जादू टोना अगर हुआ भी है तो किस लेवल पे आपने सैंक्शन किया? नहीं तो कोई भी संसार का जादू टोना आपको इफेक्ट नहीं कर सकता, बट आपने उसको सैंक्शन दिया है, इसलिए एट सम लेवल इट इज वर्किंग ऑन यू एंड इट हैज बिकम वेरी एक्टिव। तो पीएलआर होने की पहली शर्त कोई भी पेशेंट है उसके लिए क्या होती है? ऐसा कहते हैं कि आपको सरेंडर करना पड़ता है। तो ट्रस्ट, एक ट्रायंगल ऑफ ट्रस्ट होता है। किसके ऊपर? अपने ऊपर, कि मैं सही जगह पे जा रहा हूँ, मैं इस प्रोसेस पे पूरा भरोसा करता हूँ, और आई एम ट्रस्टिंग द थेरेपिस्ट। ओके, आगे बढ़ते हैं और हमारे दर्शक आपसे ये जानना चाहेंगे कि हाउ डू यू बैलेंस द स्पिरिचुअल एस्पेक्ट ऑफ पीएलआर विद द प्रैक्टिस्ड अप्रोच ऑफ फैमिली काउंसलिंग? फैमिली काउंसलिंग भी आप करते हैं, वो क्या है, वो किस तरीके से आप करती हैं, क्या है? तो जब हम फैमिली काउंसलिंग की बात करते हैं तो उसमें हमारा मतलब ये है कि पूरा परिवार आ गया। अगर एक बच्चा है, बहुत ज्यादा तू तड़ांग करके माँ बाप से बात कर रहा है, माता पिता को मार पीट रहा है, गाली गलौज कर रहा है और अपने तरफ ध्यान ही नहीं दे रहा है और गलत आदतों में चला गया है, तो वो एक सिम्टम है। वो ये चीज दर्शा रहा है कि कहीं ना कहीं परिवार में कुछ ना कुछ डिसहार्मनी है, डिसफंक्शनैलिटी है। तो डिसफंक्शनैलिटी होने के कारण ये तो एक सिर्फ बच्चा बता रहा है कि कहीं बीमारी है, वो सिम्टम है, पर बीमारी जो है एक्चुअली वो एग्जिस्ट करती है फैमिली के ही बीच में, एनवायरनमेंट में कहीं ना कहीं कोई चेंजेस है। बताइए कोई एग्जांपल आपके सामने। फॉर एग्जांपल स्किज़ोफ्रेनिया। स्किज़ोफ्रेनिया बहुत पहले एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने 15 स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट्स को अलग रखा, जो हम पहले बोलते थे कि पागल खाने में भेज रहे हैं, है ना, अब उसको रिहैब बोल दिया, है ना। तो वहां पे स्किज़ोफ्रेनिया को लेके गए, 3 महीने पूरे उनका अच्छे से इलाज किया गया, उनका पूरा ख्याल रखा गया और पाया गया कि वो बिल्कुल ठीक हो गए 100%। एंड डॉक्टर ने बकायदा स्टैंप लगा दी कि ही इज नाउ फंक्शनल टू लिव इन डे टू डे लाइफ। उन्हीं को वापस ट्रांसपोर्ट किया गया अपने घर में। विद इन 1 month the same symptoms of schizophrenia came back in the patient and उसको वापस पागल खाने जो फैमिली मेंबर्स से लेके गए उसको छोड़ने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं फैमिली में ही इतना दबावपूर्ण, इतना सफोकेटिंग एनवायरनमेंट था, डूज एंड डोंट्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस इतने सख्त थे उस बच्चे के लिए कि वो उस ट्रॉमा और वो जो सारा ट्रॉमा था, वो जो पास्ट एक्सपीरियंसेस से उसको वापस एक ट्रिगर के रूप में वापस आ गए एंड ही केम बैक टू स्क्वायर वन। रिसेंटली ऐसा कोई केस आपके सामने आया हो? मेरे पास केस आया, तो फैमिली काउंसलिंग से कंबाइन करके क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी प्रैक्टिस की, इनर चाइल्ड वर्क किया और एक पास्ट लाइफ भी हुई उस बच्चे की। बच्ची मेरे पास आई, माँ बाप ही लेकर आए थे बच्ची को कि ऐसे ऐसे है, और बच्ची तो हाथ से निकल गई। कैसे, थोड़ा सा? तो उनको ये था कि बच्ची कंसंट्रेट नहीं कर रही है काम पे, अपना पढ़ाई नहीं कर रही है, जितने भी एग्जामिनेशन के लिए जाना होता है तो एक दिन पहले ही बैकआउट कर जाती है, मुझे नहीं देना है एग्जाम। बहुत सारे, क्योंकि कुछ लोग होते हैं बहुत कंजर्वेटिव फैमिली से है, तो बॉयज से बातचीत करना भी मना है, बट स्कूल कॉलेज में आप जा रहे हैं तो
कोएड एजुकेशन है तो बच्चे आपस में बात करते ही हैं, तो वहाँ भी एक रिस्ट्रिक्शन हो गई। फ्रेंड्स घर नहीं आ सकते, आप उनके घर नहीं जा सकते हो, आप फोन पे कितनी देर बात कर रहे हो वो भी पूरा नोटिस किया जा रहा है। तो इट वाज गेटिंग टू मच फॉर द चाइल्ड। जब बच्चे से बात करी तो वो भी इस परिस्थिति से परेशान थी कि मैंने सारी तैयारी कर ली एंट्रेंस एग्जाम की, मुझे पता है कि मैं एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर लूंगी, पर लास्ट मिनट में इतना एंजाइटी हुआ, इतना टर्मल हुआ कि मैं 2 अटेम्प्ट से एग्जाम तक ही नहीं पहुंच पा रही हूँ, तो एग्जाम कैसे दूंगी। ऐसे में सिम्टम्स ये भी होते हैं कि बच्चा झूठ बोलता है, या कोई भी है जरूरत से ज्यादा झूठ बोलता है, गलत आदतों में बहुत सारी चीजें हैं, नशे की आदी हो जाना या कुछ और, लड़की है तो उसके लिए डिफरेंट हो जाता है, लड़के किसी और गलत आदतों में पड़ जाते हैं। तो मम्मी पापा जब गए बाहर, उनको किसी प्रॉब्लम से जाना था, तो उन्होंने यही शेयर किया कि भैया यहाँ तो पूरा पार्टी का माहौल हो गया था, हम अचानक आए तो यहाँ तो पार्टी हो रही थी। तो एक बच्चा नहीं, एंड एवरीथिंग वाज देयर। सो वहाँ पे ड्रग्स भी ले रहे थे बच्चे, ड्रिंक भी कर रहे थे, एंड इट वाज अ ब्लास्ट पार्टी। वो तो हमको वापस आना पड़ा बिकॉज कुछ पेपर्स की कमी की वजह से हमें आधे रास्ते से वापस आना पड़ा। तो हमने ये पाया कि ये तो पीछे से ये सब हो रहा है, जबकि बच्चा घर पे ही है। तो ये तो लड़कियों की बात हो गई है ना, एक है होती है प्रॉब्लम, घर से बाहर निकलते हैं तो एक पॉसिबिलिटी होती है। लड़कों में या आदमियों में किस तरीके की प्रॉब्लम होती है? ऐसी सिचुएशन में आप कैसे उनके परिवारों को काउंसिल करती हैं? तो बहुत सारे बिलीफ सिस्टम्स हैं लड़कों को लेकर कि मर्द को दर्द नहीं होता, ये तो राइट सब होता है, मर्द रो नहीं सकता, बहुत अलाउड नहीं है। मर्द को पूरे परिवार का भार इन कंधों पे ही करना है, बेचारा झुक जाता है कंधों में। आप देखें मोस्टली मेंस को सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, शोल्डर, फ्रोजन शोल्डर, ये ज्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। तो आपने एक वो प्रतिमा देखी होगी, वो पूरा अर्थ उठा के वो ऐसे है, एटलस है ना, तो क्या हो रहा है, शोल्डर पे मेरे सारे दुनिया का मेरा भार है। बेटा हूं तो मेरी पूरी जिम्मेवारी है माता पिता के प्रति, उनके माता पिता के प्रति, साथ में बहन की शादी के प्रति, भाई छोटे भाई के प्रति, समाज बैठा है, पूरा समाज है जिसका पूरा बोझा उठा के मुझे चलना है ढोके। तो वो कहीं ना कहीं जब ये बिलीफ सिस्टम्स हमारे एंसेस्टर्स के थ्रू भी हमें मिलता है, हमारे कल्चरल अपब्रिंगिंग, पेरेंटल स्टाइलिंग, एजुकेशन सिस्टम से, और हमारे रिलीजियस फैक्टर्स भी, कि भाई अगर आज मैंने इसको इस तरीके से नहीं दान दिया तो मेरे यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगी, तो मुझे दान देना है। एंड इट इज कमिंग आउट ऑफ फियर, इट इज नॉट कमिंग आउट ऑफ योर हार्ट। तो जब वो फियर से रिलेटेड कुछ भी अगर होगा, जैसे कि आप दलदल में जा रहे हैं, दलदल में आप खड़े हैं, तो आप दलदल से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे तो और अंदर जाएंगे, पर यही आप एक समतल जमीन से कूदना चाह रहे हैं तो आप लॉन्ग जंप, हाई जंप सब कुछ कर लेंगे। पर एक फियर दलदल के बराबर है। तो कोई भी चीज हम फियर से करते हैं, क्योंकि पापा ने कहा है ऐसे होना चाहिए तो ऐसा ही है, क्योंकि दादाजी ने कहा कि मूछी नीचे नहीं होनी चाहिए तो नहीं होनी चाहिए। यू आर मैन ऑफ द हाउस, मैन ऑफ द हाउस हैज ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज, चाहे कुछ भी हो जाएगा, आउट ऑफ लॉयल्टी मैं वो सब कुछ करूंगा जिससे मेरे माता पिता खुश हों। यही सब भ्रम है, गलतफहमियां हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो कि हमारी प्रथा, कल्चरल फैक्टर्स से चल रही हैं और हम उनको ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, पर हम ये भूल जाते हैं कि हर एक स्टेज में उनकी जो परिस्थिति थी उस समय वो सही था, पर अब क्योंकि दुनिया बदल गई है, चीजें बदल गई हैं, तो डेफिनेटली थॉट प्रोसेस आल्सो हैज टू चेंज। पर हम वो थॉट प्रोसेस नहीं चेंज करते, हम उसको फॉलो करते हैं ब्लाइंडली, क्योंकि मम्मा ने कहा था, नानी ने कहा था, पर नानी की ये प्रथा थी तो ये फॉलो करना है, पर ये नहीं पता क्यों करना है। तो कई बार तो ये ठीक भी होती है, लेकिन कई बार हिट फायर करती है। ठीक है, तो यहाँ एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है
कि आप ये सब चीजें करते हुए लोगों को तो आप काउंसिल करके ठीक कर देती हैं, उसका असर आपके भी ऊपर पड़ता है? फिर आप अपने आप को हील कैसे करती हैं, काउंसिल कैसे करती हैं? मैं भी पास्ट लाइफ रिग्रेशंस थेरेपीज आज तक लेती हूँ। अच्छा। इट इज हीलिंग इज एन ऑन गोइंग प्रोसेस। प्लस सबसे इजी तरीका ये है कि हम रात को सोने से पहले अपना सुबह से लेके शाम तक का जो कुछ भी हुआ है एक रिव्यू कर लें कि मेरे साथ ये घटित हुआ था, इन इंसानों से मैं मिला था, मेरी ये वार्तालाप हुई थी, ये झगड़ा हुआ था, ये प्रेम हुआ था। डेली ऑडिटिंग जिसको कहते हैं। एग्जैक्टली। जैसे ही मेरे अवेयरनेस में आई एंड आई से कि इट्स ओके, व्हाट इज योर्स इज योर्स, व्हाट इज माइन इज माइन। ऐसा आपने बताया है कि आपने भी अपने पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराया है और बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज देखी है आपने। तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन में जब हम पीछे का देखते हैं तो वो वाकई हम पीछे कुछ देख रहे होते हैं या इल्यूजन है? आपने क्या देखा अपनी पास्ट लाइफ में? मैंने अराउंड 20 से ऊपर अपनी पास्ट लाइफ देखी हैं। 20 जन्म की? हाँ जी। और उसमें एक जन्म जो सबसे पहले मैंने देखा था वो मैंने 10 बार देखा। पर हर बार जब मैंने वो पास्ट लाइफ देखा, क्योंकि एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी सेशन जो है 1 से 1.5 घंटे का हो रहता है, 1.5 घंटा नहीं तो 2 घंटा मैक्सिमम, राइट। उस 2 घंटे में एक 100 साल की जिंदगी को आप कैसे रिव्यू कर सकते हैं पूरी तरीके से? उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं। तो ये जो पर्टिकुलर था जिसमें खूब झंड की थी, वो वाली पहले ही प्रकट हो गई मेरी, और उस पास्ट लाइफ को मैंने 10 बार देखा। वो क्या थी? मैं क्वीन थी इजिप्ट की। अच्छा। और मैं अच्छा, एक चीज और भी है, पास्ट लाइफ में जब भी हम देखते हैं तो हम अपने आप को राजा के रूप में देखते हैं। तो दुनिया क्या राजाओं से भरी थी क्या, नीचे के लोग? नहीं, राजा, रंग, पुजारी, बेगर, एंड ऑल्सो नॉट ह्यूमन, नॉन ह्यूमन वाली लाइफ्स भी दिखती हैं। अच्छा, ओके। पर आपका विषय क्या है, तकलीफ क्या है, आपका परेशानी क्या है, उस पे निर्भर करेगी कि कौन सी पास्ट लाइफ आपके उजागर होगी। नहीं, आप अभी बताइए, मनुष्यों की आप क्वीन थी, रानी थी, वो क्या था? वो तो आप अभी भी हैं। So I was queen in this past life, and as a queen of Egypt, एक एस्पेक्ट ऐसा आया कि I was very cruel. नाम क्या था? कुछ ऐसा है हम हिस्ट्री से कहीं कनेक्ट कर सकते हैं? वो मैं आपको बाद में we will discuss, no problem. But in this particular life, एक एस्पेक्ट ये था, एक एंगल ये था कि बहुत लोगों की जानें ली। अच्छा। थ्रू वेनम। आई वॉज बोलते हैं ना कि विष कन्या। अच्छा। तो मुझे बचपन से ही सांप का जो वेनम था वो कंज्यूम करवाया गया। हिस्ट्री में ऐसा अक्सर देखा आई वॉज, हाँ, सो आई कुड, मतलब किसी को भी मैं पॉइजन कर सकती थी, एंड आई हैड मल्टीपल पार्टनर्स। जब हम मौर्य डायनेस्टी की बात करते हैं और चाणक्य की जब बात करते हैं, तो जब चाणक्य की जो किस्से हैं, जो कहानियां हैं, उसमें इस तरीके की बातें हिस्ट्री में काफी देखी गई हैं। तो आपने भी उसी तरीके का देखा है? बिल्कुल वैसा ही देखा। एंड मेरा जब डेथ हुई तो मेरा सर कलम कर दिया था। दैट्स हाउ, बिकॉज इन्वेड हुआ मेरा किंगडम एंड आई वाज किल्ड देन एंड देयर। एंड मेरे पास पूरा एक गुफा था जहां पे बहुत सारे स्नेक्स थे जिनको पाला गया था। तो ये एक एस्पेक्ट था। दूसरा एस्पेक्ट ये था कि किंगडम को बचाना है, प्रजा को बचाना है, तो सैक्रिफाइसिंग 5-6 पीपल इज ओके। थर्ड एस्पेक्ट ये था कि मैंने अपने ही भाई को मरवा दिया। तो ऐसे बहुत सारे एंगल्स आए। हर बार जब एक एंगल के साथ उस पास्ट लाइफ को देखा तो एक न्यू लर्निंग, न्यू विजडम आई ऑफ दैट पर्टिकुलर एस्पेक्ट। एंड ये भी एक स्पाइरल के फॉर्म में था, एक लेयर्स के फॉर्म में, जो कि बड़ी मुश्किल से जब इससे निजात मिली तो माई लाइफ हैज चेंज्ड।
totally changed in many ways. ओके, तो यहाँ तो ये बात हो गई कि आप इजिप्ट की रानी थी और आपके साथ ये घटा जो कि बड़ा ही ट्रॉमेटिक है। कुछ ऐसे भी पास्ट लाइफ देखे होंगे जिसमें कि बड़ा सूदिंग सा इफेक्ट दिया होगा आपको और आपको एक डिफरेंट So एक प्यारी सी कंफर्टेबल पास्ट लाइफ जनरली नहीं आती है इन केस ऑफ अ क्लिनिकल प्रैक्टिस, क्योंकि अनलेस वी कॉल फॉर इट, क्योंकि हम एक मुद्दे को लेके, एक परेशानी को लेकर हम इस पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी को ले रहे हैं, एंड हमें वही पास्ट लाइफ्स जनरली दिखती हैं, ओपन अप होती हैं, जिनमें इनकम्प्लीशंस हैं, या तो कोई काम पूरा नहीं कर पाए उस जीवन में, या बहुत दर्द था, या लास्ट डाइंग थॉट हमारी क्या थी, उस कारण से हमें इस जीवन में वापस आना पड़ा। तो इस कारण से ही पास्ट लाइफ्स तभी ओपन अप होती हैं जिनमें का कुछ ना कुछ कंप्लीट होने की जरूरत है। नहीं, आपके साथ किस तरीके का आपने पास्ट लाइफ देखा, इस तरीके का जो कि अनयूजुअल है, जिसको आपको देखकर बड़ा अच्छा सा लगा? मेरे को एक पास्ट लाइफ नजर आई जिसमें क्रूसिफिकेशन के दौरान मेरे लिए अचंभित था, क्योंकि मैंने कभी बाइबल नहीं पढ़ी, एंड मैंने देखा कि एक मिनट, क्रूसिफिकेशन मतलब क्राइस्ट को जब क्रूसिफाई किया गया था, मतलब आप उसमें जा रहे हैं उस जहाँ ये जो अभी जो कैलेंडर ईयर है उसके 0 के टाइम पर। एग्जैक्टली तो उस समय एक ही टाइम पर देवर 8 people who were getting crucified simultaneously in different areas, and one of them I was there being crucified, and जब मुझे क्रूसीफाई किया गया और जिस समय मेरे सोल एक्सपीरियंस किया, I converted into light and there was no pain, it was only happiness and sweetness. तो वो कौन थे? वो क्राइस्ट के ही रूप थे, पर 8 दिशाओं में थे, 8 जगहों पे, अलग अलग लोकेशंस पे थे। उन सबको क्रूसिफाइड किया गया? उन सबको क्रूसिफाइड किया गया एट द सेम टाइम, सेम मोमेंट, in 8 different places, which was a news to me, क्योंकि जब मैंने वो एक्सपीरियंस किया तो मेरे लिए एक बहुत बड़ी लर्निंग थी, और जिस प्रकार से वो शरीर ही लाइट में कन्वर्ट हो गया was a very divine experience for me, and there was no trauma. एंड ऑटोमेटिकली जनरली हम पास्ट लाइफ्स को इंटीग्रेट नहीं करते, वो अपने आप ही मेरे में मर्ज हो गए, एंड इट वाज अ वेरी डिवाइन एक्सपीरियंस कि दिस इज व्हाट इज देयर, एंड उससे एक लर्निंग मिली कि लिविंग वेल इज गुड, बट डाइंग वेल इज इवन मोर इम्पॉर्टेंट, वो ज्यादा बेटर है डेफिनेटली। तो इसलिए हमें आगे अग्रसर होना चाहिए टुवर्ड्स डाइंग वेल। फिर आपने बाइबल पढ़ी? नहीं, अभी नहीं पढ़ी मैंने, अभी तक नहीं पढ़ी, बट डेफिनेटली आई विल डू। तो मैंने गूगल किया था, एंड देन आई चेक्ड इन द नेट, एंड आई गॉट प्रमाण मिले मुझे उस चीज के कि अरे ये तो फैक्ट है, तो मैंने उसको रख लिया एजेंडा में रीडिंग के, कि मैं इसको जरूर पढ़ूंगी। तो 8 लोगों को 8 लोगों को क्रूसिफिकेशन किया गया था। उन 8 लोगों में से आप एक थी? एक मैं थी जिसको क्रूसिफाई किया गया था, और जब वो कर रहे थे उसके बाद जिस तरीके से जैसे ही सोल एग्जिट हुआ, आई बिकेम लाइट। एंड नहीं, आपको दोनों एक्सपीरियंस हुए कि जब आपको क्रूसिफाई कर रहे थे तो वो जो खतरनाक दर्द होता है, मतलब जिस तरीके से मारा गया है, वो भी आपने फील किया? मैंने फील किया फॉर सम टाइम, एंड देन इट जस्ट, मतलब वो बस ऐसे हवा की तरह उड़ गया, इट जस्ट वेंट, लुप्त हो गया, वो रहा ही नहीं। और वो ऐसा डिवाइन एक्सपीरियंस था कि यार, पेनलेस मोमेंट वेयर आई वॉज टोटली कंप्लीट इन माई ओन सेल्फ, मतलब कुछ जरूरत नहीं है, ना आगे ना पीछे, ना ऊपर ना नीचे, बस जो है ये है।
जिन लोगों ने बाइबल पढ़ी है वो उसको क्रॉस वेरीफाई करें और गूगल से इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं इंफॉर्मेशन निकाल कर, क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही गई है कि पास्ट लाइफ में आप क्या क्या चीज़ें आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है कि जो आपने कहा कि एंड जो है आपका वो अगर आपका बेटर अगर हो रहा है तो वो एक अलग डिवाइन एक्सपीरियंस है वो आपका, वो शब्दों में मेरे ख्याल में बताना बड़ा मुश्किल है, फील करने वाली बात है। बस वो एक्सप्लेन नहीं की जा सकती, बस महसूस की जा सकती है। मतलब मैं क्या कहूँ इसके बारे में। अच्छा, यहाँ हमारे दर्शकों को एक बात बताइए कि आपने इतने सारे एक्सपीरियंसेस हैं, केस स्टडीज हैं आपके पास पास्ट लाइफ के और तमाम तरीके के लोगों को काउंसिल करके और नेगेटिव एनर्जी को बाहर निकाल के वास्तु दोष पे आप ठीक करती हैं, ये भी एक इसमें है। तो इसमें हमारे दर्शकों को बताइए कि जो एक रिवॉर्डिंग एक पॉइंट होता है ना, एक स्टेज आती है कि आपने एक काम ऐसा किया जिसका कि जबरदस्त तरीके से आपको रिवॉर्ड मिला इन टर्म्स ऑफ एनीथिंग, मतलब मॉनेटरी या इसके अलावा रिकॉग्निशन, फेम, एक एक्सेप्टेबिलिटी, है ना, कॉन्फिडेंस, क्या था? तो वैसे मैं इस चीज में बिलीव करती हूँ, नेकी कर दरिया में डाल। मेरा यही प्रिंसिपल रहा है, मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया है। हाँ। मैं ये बिलीव करती हूँ कि जब मेरे पास कोई क्लाइंट आया है और कोई भी बच्ची या कोई भी इंसान जिसको फायदा हुआ है उस चीज से और उनकी लाइफ आगे चलित हो गई, दैट इज माय बिगेस्ट रिवॉर्ड। तो ठीक होने के बाद लोग आपको किस तरीके से, किस नजर से देखते हैं? इट्स उनकी नजर का तो नहीं, पर बहुत प्यार मिला है मुझे। आई हैव रिसीव्ड लॉट ऑफ लव। आपके हस्बैंड आपके कितने बैकअप में रहते हैं, कितना सपोर्ट करते हैं? चलिए हस्बैंड से स्टार्ट कर लेते हैं। तो हस्बैंड जो है मेरे बैकबोन है। वो मेरे को हमेशा, इनफैक्ट उनके कारण ही मैं यहाँ तक हूँ, जो भी मैं कर पाई हूँ उनके सपोर्ट के बगैर पॉसिबल नहीं था। इट वॉज नेवर पॉसिबल विदाउट हिम। मेरे बच्चों ने मुझे बहुत सपोर्ट करी है एंड हमेशा एंकरेज करा है, एंड दे हैव बीन अ वेरी ब्यूटिफुल सपोर्टिंग सिस्टम। मिरर जैसे होता है ना कि वो एक क्रिटिक, हाँ। एक शीशा दिखा दिया, देखो जी ये असलियत है। तो वो मेरे बच्चों ने काम किया है इस चीज का। मेरी माँ का मुझे बहुत आशीर्वाद, सपोर्ट, क्योंकि वो सबसे ज्यादा, मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा उन्होंने मुझ पे फेथ किया। उन्होंने खुद मुझसे 12 सेशंस लिए थे क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी प्रोसेस के, जिसके बाद उनकी लाइफ में बड़े सारे चेंजेस आए। एंड उसके बाद से जो फेथ और जो बॉन्डिंग डेवलप हुई मेरी उनके साथ एज हर थेरेपिस्ट एंड एज हर डॉटर, इट वाज ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस बीइंग विद हर। भगवान पर आपको भरोसा है? बिल्कुल है। किस पर? कौन से? हमारे यहाँ तो ये भी है ना, मैंने सुना है कि कृष्ण जो है वो आपके बहुत ही करीब हैं। हाँ, कृष्णा। आपको लगता है कि वो आपके इर्द गिर्द है? हाँ, कृष्णा हर एक रूप में दिखते हैं मुझे, हर एक रूप में। एंड देयर इज लॉट ऑफ लव, लॉट ऑफ अफेक्शन, लॉट ऑफ फेथ, ट्रस्ट आपके चेहरे पर। तो फाइनली हमारे दर्शकों को ये बताइए आप कि लोग PLR करवाना चाहते हैं मगर कई मर्तबा जो है ना वो झिझक करते हैं, है ना, ऑब्स्ट्रक्शंस बहुत सारे होते हैं फैमिली के और लैक ऑफ नॉलेज भी। ऐसे लोगों को आप क्या सलाह देना चाहेंगे, क्या कहेंगे? तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी एक साइंटिफिक अप्रोच है जिसमें हम सबकॉन्शियस माइंड को हम टैप कर रहे हैं। एंड सबकॉन्शियस माइंड का मेन काम हमारे को जिंदा रखना है। तो कोई भी डेंजर परसीव करता है तो वो हमें मरने नहीं देगा। दैट इज द वर्क ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। एंड क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी प्रैक्टिस में जब मैं थेरेपी सेशंस देती हूँ और स्टूडेंट्स को सिखाती भी हूँ, तो उस समय यही कहती हूँ कि आप पूरे
एज अ क्लाइंट सरेंडर मोड से बैठे हैं, फुल ट्रस्ट के साथ, फेथ के साथ, क्योंकि ये क्लिनिकल साइंटिफिक अप्रोच है। इसमें कहीं भी हम आपके साथ कुछ भी गलत या कुछ भी गलत नहीं कहलवा सकते, क्योंकि आपका अवचेतन मन और चेतन मन दोनों ही अवेक होता है, पर सबकॉन्शियस माइंड प्रभाव कर रहा है, इज मोर पावरफुल। तो इट इज अ वेरी सेफ, very comfortable procedure and a life transforming medium। तो लोगों को करवाना चाहिए, कहने का मतलब एक्सपीरियंस? बिल्कुल एक्सपीरियंस करना चाहिए, पर पास्ट लाइफ थेरेपी जो है वो स्टैंड अलोन हो सकता है कि स्टैंड अलोन ही जरूरत पड़े, पर हो सकता है कि उससे पहले कुछ सेशंस हमें इस लाइफ के इनर चिल्ड्रन वर्क के लिए या कोई और चीज प्रभावित कर रही है उस पे पहले करना पड़े, एंड देन वी गो इनटू पास्ट लाइफ। थैंक यू वेरी मच। वेलकम। अब दर्शक कितना इस बात से प्रभावित होंगे और कैसे अपनी लाइफ को बेटर करेंगे, और पास्ट लाइफ रिग्रेशन का जो एक भ्रम है हम लोगों के बीच में, वो शायद निकला होगा। अगर नहीं निकला है तो प्रियंका गुप्ता जी हैं, ये बैठी हैं, आप इनके साथ कांटेक्ट करें, जो डिटेल है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपने ये स्टोरी देखी, आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से हम मुझ तक पहुंचाएं। आपके अपने जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं वो भी आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि उसका रिप्लाई आपको करूं मैं। इसके अलावा बहुत बहुत धन्यवाद। अगली किसी स्टोरी में, अगली किसी ऐसे ही व्यक्ति विशेष के साथ फिर से आपके साथ मुलाकात होगी और देखेंगे भारत को मेरी नज़र से।